पुनीत जी, आयुर्वेद में आपका इंटरेस्ट किस चीज़ से ट्रिगर हुआ? कब आपने डिसाइड किया कि इसी फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है? देखिए, मैं एक आयुर्वेदिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड आई एम द 5th जनरेशन इन आयुर्वेद। तो मैंने वो आयुर्वेद के द्वारा जब जब जो दवाइयाँ बनती थी, जब हम खुद बनाते थे उसको अपने हाथों से, उस दवाई के रिजल्ट देखे कि कितने अच्छे रिजल्ट आते थे, पेशेंट्स कितने अच्छे जल्दी ठीक होते थे। वो देखने के बाद मैंने सोचा कि एक प्रॉब्लम और थी आयुर्वेद में कि ये सर्वव्यापी नहीं था, ये हर जगह प्रेजेंट नहीं था, ये लिमिटेड लोगों तक ही जा पाता था और लिमिटेड ही प्रेजेंस थी इसकी। बट रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, बट ड्यू टू सम और अदर रीज़न ये सभी जगह प्रेजेंट नहीं था। तो मुझे लगा कि बहुत बड़ा एक इसके अंदर ये है कि हम पेशेंट्स को किस तरीके से और ठीक कर पाए, पेशेंट्स की और किस तरीके से उनको सेवा कर पाए, उनको केमिकल वाली दवाइयों पे निर्भरता उनकी कम हो पाए। तो इसीलिए मैंने जब उस आयुर्वेद के इतने अच्छे रिजल्ट देखे, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो लोगों को बीमारी है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो इससे मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं सकती। तो Right. इसीलिए मैंने आयुर्वेद का रास्ता चुना। केमिकल दवाइयों में आपने कहा कि उससे लोग बच सकें, तो एक आयुर्वेदिक दवाई और केमिकल दवाई दोनों में बेसिक डिफरेंस किस चीज़ का रहता है? तो केमिकल वाली जो दवाई होती है वो एक पैथी है, एलोपैथिक उसके द्वारा है, और आयुर्वेदिक दवाई जो है वो आयुर्वेदिक पैथी द्वारा है। अब जो अगर हम बात करें तो केमिकल वाली दवाइयों का इजाद लगभग 200-250 साल पहले हुआ है, और आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं वो लगभग 5000 साल पहले कुछ ग्रंथों के अनुसार। और अगर हम बात करें संजीवनी बूटी की तो वो 8.5 लाख साल पहले जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे उनके लिए। 8.5 लाख साल पुरानी बात है जब संजीवनी बूटी का वर्णन आता है। तो एक जो आयुर्वेदिक दवाई है वो टाइम टेस्टेड मेडिसिन है। यहाँ पे अगर मेडिसिन जो होती है इसके अंदर साइड इफेक्ट्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, इसमें साइड बेनिफिट्स नाम की चीज़ जरूर होती है। अच्छा। अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो हो सकता है आपकी दूसरी चीज़ जो अगर आपको थोड़ी कम भी होगी, सेकेंडरी प्रॉब्लम भी आपकी रिजॉल्व हो जाए। तो एक एक हर्ब के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं और साइड बेनिफिट ज़रूर मिलता है इसका, अगर आप प्रॉपर डोजेज में लेते हो। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई के तो साइड इफेक्ट तो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टर की देखरेख में लेते हो तो आपको वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप एलोपैथी में एक दवाई का नाम कोई भी उठा लो, चाहे बेसिक आप पैरासीटामोल उठा लो या कोई भी XYZ कुछ भी दवाई का नाम उठा लो और उसे गूगल पे डाल लो, लिस्ट आ जाएगी उसमें दुनिया भर के क्या क्या साइड इफेक्ट है। वो तो अगर पढ़ लो तो डर जाए व्यक्ति। बिल्कुल डर जाएगा, इतने सारे साइड इफेक्ट हैं एक एक दवाई के। लेकिन फिर भी हम जो है ना वो केमिकल वाली दवाइयों पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। आज हमारे पास भी पेशेंट कब आता है आयुर्वेद में, जब उसे केमिकल वाली दवाइयों से रिलीफ नहीं मिल रहा हो। प्राइमरीली वो पहले जाता है एलोपैथी में, जब उसे रिलीफ नहीं मिलता तब वो कहता है कि मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा के देखता हूँ, या डॉक्टर उसे मना कर देता है अब कुछ नहीं हो सकता, तब वो आयुर्वेद की शरण में आता है। उस समय से पहले अगर पेशेंट आ जाए तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स और चेंजेस नज़र आ जाएंगे। अगर चाइना में जाते हैं ना तो चाइना में जो होता है, चाइनीज़ आदमी जो होता है वो पहले जाता है चाइनीज़ मेडिसिन लेता है, और जब उसे रिजल्ट नहीं मिलता तब वो केमिकल वाली दवाई की तरफ जाता है। अच्छा। हमारे यहाँ पे उल्टा होता है, हम पहले केमिकल वाली दवाई की तरफ जाते हैं और जब रिजल्ट नहीं मिलता तब हम आयुर्वेद की शरण में आते। तो ये सोचने समझने वाली ज़रूरत है कि बिना साइड इफेक्ट वाली दवाई अगर पॉसिबल है तो क्यों ना ली जाए। एक इसमें एक क्वेश्चन आता है जो कई इंटेलेक्चुअल्स ये सवाल ज़रूर सामने रखते हैं, और रिसेंटली भी शायद थिंक वेस्ट वर्ल्ड में ज़्यादा ये रहता है कि आयुर्वेदा जो है वो एविडेंस बेस्ड नहीं है। कि अगर आप सपोज़ किसी दवाई से ये क्योर हो रहा है तो वो कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड नहीं है या एविडेंस बेस्ड नहीं है। तो आपका इस पे क्या कहना है? कई लोग इसे सूडो साइंस भी बोलते हैं, कई लोग प्लेसिबो बोलते हैं कि ये एक सिर्फ प्लेसिबो है। किस हद तक ये एविडेंस बेस्ड है? हमारे यहाँ पे कैसे टेस्ट होते हैं? अभी हम बात कर रहे थे, पूरी आप डॉक्टर की पढ़ाई होती है इसके ऊपर, पूरा कोर्स है कम्प्लीटली। सो हाउ इट इज़ नॉट एविडेंस बेस्ड? आई डोंट गेट इट। देखिए, प्रॉपर एविडेंस अगर मैं इसको कई स्तरों में बताना चाहूँगा, जो पेशेंट मेरे पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, तो उसकी प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट होती है। डायग्नोसिस उसका ब्लड रिपोर्ट्स में होता है, जिसमें वो नॉर्मल कहीं और पे डायग्नोसिस कराएगा, उसका CBC, LFT, KFT या जो भी ब्लड रिपोर्ट्स होनी है उसका, अगर एक्सरे होना है, अल्ट्रासाउंड होना है, CT होना है, MRI होना है, वो बिफोर की रिपोर्ट है उसकी। सबसे पहला तो पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि वो बिफोर की रिपोर्ट है उसकी। उसने ट्रीटमेंट लिया,
एलोपैथी में भी तो वो यही करता है ना, बाद में दोबारा रिपोर्ट कराता है, थायराइड की दवाई खाता है, फिर थायराइड देखता है कि भैया 3 महीने दवाई खाई, मेरा थायराइड कंट्रोल हुआ नहीं हुआ, थायराइड प्रोफाइल कराएगा, T3 T4 TSH कराएगा, 3 महीने के बाद वो रिपीट कराएगा उसको। हमारे यहाँ पे भी सेम होगा। आप पहले बिफोर की रिपोर्ट कराओ, आयुर्वेदिक कहीं पे भी किसी भी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, वही रिपोर्ट आप 3 महीने बाद कराओ। बिफोर और आफ्टर में आपको चेंजेस नजर आएंगे किस तरीके से आ रहे हैं। चेंजेस आप वहाँ पे भी देखो, क्या थायराइड ठीक होता है किसी पेशेंट का? मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई दवाई, एक प्रॉब्लम एलोपैथी की, एक ऐसी बीमारी जो दवाइयों से ठीक होती हो। बीपी ठीक होता है, शुगर ठीक होता है, थायराइड ठीक होता है दवाइयों के कारण। सिम्टम गिरते हैं बस। सिम्टम्स भी नहीं, ये तो बढ़ती चली जाती है। अगर आप शुगर देखोगे, स्टार्टिंग में किसी का HbA1c कम होगा, ग्रेजुअली वो बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद उसकी शुगर के बाद बताते हैं कि 1 गोली से काम नहीं हो रहा, आप 2 गोली ले लो, फिर वो 4 गोली ले लो, फिर इंसुलिन ले लो। इंसुलिन के बाद फिर लंबे समय के बाद आप जो है आपकी लिवर पे, हार्ट पे, किडनी पे, ब्रेन पे इफेक्ट आ गया, कॉम्प्लिकेशन आ गई, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई, न्यूरोपैथी हो गई। इस तरह की ये प्रॉब्लम जंजाल बनती चली जाती है। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई कि प्रॉब्लम को मेंटेन करके धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है एक पर्टिकुलर जगह, जबकि उसका जड़ से इलाज करना भी संभव है। सेम गोज फॉर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अगर कोई दवाई खाता है तो सारी जिंदगी दवाई खा रहा है उसकी। बीपी किसी का ठीक नहीं हो रहा, अगर वो केमिकल वाली दवाई खा रहा है तो बीपी ठीक नहीं हो रहा, वो सारी जिंदगी दवाई खा रहा है। मेंटेन हो रहा है टेम्पररी, लेकिन वो भी टेम्पररी हो रहा है। थोड़े टाइम बाद 2 दवाइयों के बजाय 4 दवाइयाँ, 6 दवाइयों की जरूरत पड़ती है। और ये बीपी और शुगर दोनों भाई बहन है। जहाँ पे बीपी आता है थोड़े टाइम बाद शुगर भी आ जाती है, क्योंकि दवाई के भी साइड इफेक्ट होते हैं। और शुगर होता है तो थोड़े टाइम बाद बीपी भी हो जाता है। ऐसी एक भी जो है, जो दवाइयों और गोलियों के कारण बीमारी ठीक होती हो, ऐसी कोई भी केमिकल वाली दवाइयों से तो ठीक नहीं होती। जबकि आयुर्वेद जो है वो जड़ से काम करने पे विश्वास करता है, रूट कॉज पे काम करने पे विश्वास करता है, होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करता है। बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसको अलग अलग कंसिडर नहीं कर सकते हम। इट इज़ एन होलिस्टिक अप्रोच, जहाँ पे हम पूरी बॉडी के ऊपर ध्यान देते हैं और उसी हिसाब से करते हैं कि बीमारी जो है वो जड़ से ठीक हो। सो जड़ इसमें क्या होती है? जैसे जो एलोपैथी की अप्रोच है वो एक पार्ट को अलग करके करना है, और आयुर्वेदा में आई थिंक वात पित्त कफ, उसका कुछ कॉन्सेप्ट लेते हैं, अगर वो आप क्लियर कर सकें। जी बिल्कुल। और एसेंस आयुर्वेदा का क्या दूसरा जो आपने एविडेंसेस की बात कही थी, तो मैं उसके लिए भी कुछ ऐड करता हूँ। श्योर श्योर। एविडेंसेस जो है ना, इसके अंदर एक तो ये पेशेंट के लिए एविडेंसेस होगा, दूसरा अगर कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन अप्रूव होने जाती है उसमें प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद वो मेडिसिन जो है अप्रूव होती है। यस। ये सब कब हो रहा है? जबकि आयुर्वेद यानी कि आयुष का बजट जो है पूरे इंडिया का, वो एम्स दिल्ली के बजट से भी कम है। जो दिल्ली एम्स एक हॉस्पिटल है उसका बजट और आयुष का पूरा बजट, तो एम्स दिल्ली का बजट ज़्यादा है। मैं पूरी एलोपैथी की बात नहीं कर रहा। ये सब उसके बावजूद भी हो रहा है, और दुनिया भर की रिसर्चेस और रिपोर्ट जो है वो आयुष की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या एविडेंस बेस्ड चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब जो एग्जैक्टली एक एलोपैथिक दवाई के लिए जो क्लिनिकल ट्रायल रन होती है, जो एक्सपेरिमेंट रन होता है, एग्जैक्टली वैसा का वैसा ट्रायल हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए भी रन होते हैं। बिल्कुल रन होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स रन होते हैं पेशेंट के, उसके बाद ही वो मेडिसिन अप्रूव होती है, उसके बाद ही वो हम उसको मार्केट में ला सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम जो पेशेंट को मेडिसिन देते हैं हम उसको हमारे यहाँ पे अपनी मेडिसिन बनाई हुई ही देते हैं, हम मार्केट की मेडिसिन पर निर्भर नहीं रहते। तो क्या होता है, उससे मेडिसिन की एफिकेसी और मेडिसिन के रिजल्ट्स में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, जब पेशेंट की जो दवाई होती है वो उसी के अनुसार, उसी की बीमारी के अनुसार, उसी की अवस्था के अनुसार बनाई जाती है। उसके रिजल्ट्स ही नेक्स्ट लेवल पर होते हैं। जैसे एलोपैथिक दवाइयाँ कोई कंपनी बनाती है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, आयुर्वेदा में भी वो रूल हैं या कोई भी उन दवाइयों को बना सकते हैं? आयुर्वेदा के रूल्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि एलोपैथी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक बी फार्मा की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे आयुर्वेदिक वाले में बी फार्म भी चाहिए, उनको BMS की भी रिक्वायरमेंट है। तो मेरे हिसाब से उस पॉइंट ऑफ व्यू से आयुर्वेद में भी प्रॉपर जो है वो सिस्टम से ही काम हो रहा है, और मेडिसिन भी जो है वो अच्छी क्वालिटी की है। लेकिन अगर जो वैद्य है वो अपने मरीज़ के लिए अगर खुद दवाई बना के देता है तो उससे बढ़िया रिजल्ट, बाहर की दवाई पर निर्भर नहीं है तो उससे बढ़िया रिजल्ट नहीं आ सकता। कितने पेशेंट्स हैं जिनकी डायबिटीज़ ठीक हुई है, कितने पेशेंट्स हैं जिनका BP ठीक हुआ है, वेट लॉस के कितने पेशेंट आते हैं उनका वेट लॉस हुआ, किडनी जिनका GFR कम था उनका GFR इंप्रूव हुआ है, जिनका डायलिसिस चल रहा था डायलिसिस रिड्यूस हुआ है।
कितने पेशेंट है जिनका थायराइड जो है वो कम्प्लीटली ठीक हो गया। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में इस तरह के पेशेंट हैं जहाँ पे बिफोर की रिपोर्ट है और आफ्टर की रिपोर्ट है। ये सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, जहाँ पे पेशेंट मेरे सामने समक्ष बैठा है और हम उसकी वीडियो देख के बता रहे हैं, उसकी रिपोर्ट अपनी वो करा के लाता है जहाँ से भी वो आता है। सपोज कीजिए कोई एक एक्स जगह से आया तो वो अपनी लोकल रिपोर्ट करा के बिफोर की और आफ्टर की लाता है। तो इससे बड़ा बिफोर और आफ्टर से बड़ा क्या साइंटिफिक होगा कि पहले क्या प्रॉब्लम थी और अब क्या प्रॉब्लम है, वो हमारे सामने ही है। आई थिंक काफ़ी लोगों का इससे जो मिथ है वो हटेगा एंड दे विल गेन मोर ट्रस्ट ऑन आवर आयुर्वेदा। सो हम एक और बात बीच में कर रहे थे कि होलिस्टिक अप्रोच है, तो ज़्यादातर आई थिंक वात पित्त और कफ को मेन एलिमेंट माना जाता है आयुर्वेदा में। सो हाउ इट, कोर एसेंस क्या है आयुर्वेदा का, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है? देखिए, आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, जो वात पित्त और कफ आपने बताए, और 7 धातुएं बताई गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और 72,000 नाड़ियां हैं जो हमारे अच्छा। शरीर को चलाती हैं। अब जिस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा और वायु संसार को चलाते हैं, उसी प्रकार से वात पित्त और कफ जो है वो हमारे शरीर को चलाते। तो ये उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वात पित्त कफ हमारे शरीर में प्रॉपरली बैलेंस्ड होने चाहिए। अगर ये त्रिदोष प्रॉपरली बैलेंस्ड है तो हमारे को कोई बीमारी नहीं हो, हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। हमारा अल्टीमेट एम यह है कि इनमें से कोई दोष ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता है तो वो बीमारी की फॉर्म में आ जाता है, ज़रूरत से अच्छा। ज़्यादा कम होगा तो वो बीमारी की फॉर्म में ले आएगा। तो हमारे को इन तीनों दोषों का बैलेंस बना के रखना ज़रूरी है, आवश्यक है। अगर आप कुछ एग्जांपल दे सकें, जैसे अगर वात बढ़ता है तो कौन सी बीमारी आती है, या कफ से क्या आती है, इफ़ यू कैन गिव सम देखिए, एग्जांपल्स। वात बढ़ता है तो जैसे जोड़ों का दर्द होना, इस तरीके के घुटनों का दर्द हो गया, जैसे स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो गई, इस तरह के जो इश्यूज आते हैं वो वात, जितने भी प्रकार के दर्द हैं वो सारे वात से रिलेटेड हैं, बॉडी में जो भी आ रहे हैं। बॉडी में जो पेन आ रहे हैं बिना फिजिकल चोट के जो आ रहे हैं, कि आपको चोट भी नहीं लगी थी लेकिन फिर भी देखते हैं कि जी। पेन, मेरी मदर के भी कई बार ऐसे ये अंगूठे के यहाँ पे पेन आता है, उनको कई बार इंजेक्शन लेना पड़ता है, आयुर्वेदिक भी वो साथ में इलाज लेती हैं। तो ये जितने भी ये बोन रिलेटेड पेन या जो फिजिकल चोट भी नहीं लगी लेकिन फिर भी आ गया, तो वो वात से हो रहे हैं। जी, वात से, वात जब बढ़ रहा है तब हो रहे हैं। जैसे वात Okay. को भी हम 5 कैटेगरी में आगे आगे इसको करते हैं, प्राण, अपान, उदान, समान, ये 5 प्रकार की वायु बताई गई है हमारे शरीर में। अच्छा। ये वायु, हमारे हर वायु का अलग अलग रोल बताया गया है किस प्रकार से। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, पित्त दोष बढ़ता है तो एसिडिटी का बहुत ज़्यादा होना, पिंपल्स का बहुत ज़्यादा होना, स्किन प्रॉब्लम्स होना। अगर कफ बढ़ता है तो आपने देखा होगा अस्थमा की प्रॉब्लम होना। जो भी सांस से रिलेटेड इश्यूज हैं वो कफ के बढ़ने के कारण होते हैं, लंग्स के बढ़ने, लंग्स से रिलेटेड जो इश्यूज हैं। तो इस तरीके से हमने बाइफर्केशन करा हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, अगर हम अपनी डेली लाइफ में फॉलो करें तो हम बीमार ही नहीं पड़ते। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद ना, सबसे पहले समझना पड़ेगा, बहुत कंफ्यूज है लोग कि आयुर्वेद क्या है। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणा, मातुरस्य विकार प्रश्न। आयुर्वेद कहता है कि आयुर्वेद का पहला प्रयोजन ये है कि आप का स्वास्थ्य, आप जो स्वस्थ हैं वो स्वस्थ ही रहे, वो बीमार ना पड़े। और दूसरा प्रयोजन क्या है, दूसरा एम क्या है, जो बीमार है उसको ठीक कर। दुनिया में 100 से अधिक पैथी है, लेकिन आयुर्वेद एक पैथी है जो कहती है बीमारी ना पड़ो। अगर आप आयुर्वेद का पालन अच्छे से कर लेते हो, अगर आप अच्छे से प्रॉपरली आहार विहार दिनचर्या का फॉलो करते हो, तो आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। दवाइयों की जरूरत तो बाद में पड़ेगी ना। यानी प्रिवेंशन और क्योर दोनों में काम हो रहा है। दोनों में काम हो रहा है, लेकिन प्रिवेंशन पे भी बहुत ज्यादा जोर है। बाकी सब Yes. पैथीज में क्योर पे, ट्रीटमेंट पे जोर है। यहाँ पे Yes. प्रिवेंशन क्या, बीमारी ना पड़ो। आप इस प्रकार की, आपका आहार विहार होना चाहिए, इस प्रकार की दिनचर्या होनी चाहिए, सब चीजें बहुत अच्छे से बताई गई हैं किस तरीके से होनी, जिससे आप बीमारी नहीं पड़ रहे, आपके वात पित्त कफ बैलेंस चल रहे हैं। जैसे बहुत से लोग, आपने अगर देखा होगा तो क्या होता है, अगर आप ये फॉलो कर लोगे ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि 90% बीमारियां जो है वो आएंगी नहीं। 90% बीमारियां शरीर में नहीं आएंगी अगर एक छोटा सा सूत्र फॉलो कर लेंगे। जैसे कि भोजन अंते विषम वारी, यानी कि भोजन के अंत में विष समान है, वारी यानी पानी। अच्छा। पानी जब हम पीते हैं ना, बहुत से लोग क्या होता है, खाना खाया पानी पिया, खाना खाया पानी पिया, लेकिन जब वो पानी हम पीते हैं तो हमारे जठर अग्नि होती है, जो पेट की अग्नि होती है। जिस प्रकार खाने को बनाने में अग्नि काम आती है, उसी प्रकार खाने को पचाने में अग्नि होती है पेट में, जिसे कहते हैं जठर अग्नि, वो काम आती है। तो जैसे खाना बनेगा नहीं अगर वो अग्नि नहीं होगी, वैसे खाना पचेगा नहीं अगर हमारे पेट की अग्नि नहीं होगी।
तो अगर हम जो बनाने वाली खाने की जो बन रहा है खाना उस समय उसमें पानी डालते तो वो अग्नि क्या होगा, उसको खराब हो जाएगा। वो बुझ जाएगी अग्नि। इसी प्रकार से हमारी जठर अग्नि है। अगर हमने खाने के बाद पानी पिया तो वो अग्नि बुझ जाएगी और वही खाना जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड की फॉर्म में आम बन जाएगा। आम कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारे शरीर में जाके इकट्ठा होता है, जो 100 से ज़्यादा बीमारियों का कारण है। अगर ये छोटा सा सूत्र फॉलो कर लिया तो 100 से ज़्यादा बीमारियों से निजात मिल सकती है। भोजन अंते विषमवारी। लेकिन बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता, उनकी आदत बनी होती है, उनके दिमाग में होता है कि पानी नहीं पियेंगे तो खाना नीचे कैसे जाएगा। बहुत बड़ा वहम है। खाना जठर अग्नि बचा रही है, उसके बाद वो 7 धातुएं बना रही है, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र। हमें पानी कम से कम 48 मिनट तक पानी नहीं पीना है। खाना खाने के बाद 48 मिनट तक पानी नहीं पीना है, और खाना खाने से पहले भी आधा घंटा पानी नहीं पीना है। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, जो हमारे वात पित्त कफ को भी बैलेंस करेगा और आम भी उत्पन्न नहीं होने देगा शरीर में। इसी तरीके से बहुत से लोग ना और भी छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं। मतलब मुझे लगता है कि मैं कैसे लोगों को बता पाऊँ कि अगर ये चीज़ें ना करें तो आप शायद बीमारी ना पड़ो। और अगर कुछ प्रिवेंशन में आप बता सकें, बिकॉज दैट दिस वाज अ वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज मैनी पीपल आई हैव सीन खाने के तुरंत बाद बहुत सारा पानी पीते हैं, और क्या केयर कर सकते हैं। बहुत से लोग पानी की बात अगर कर रहे हैं तो पानी में क्या होता है, पानी कैसे पीते हैं, पानी को पीते हैं गटागट 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 गटागट, एक साथ तुरंत पी लिया 200-500 तो ml बोतल से भी पीते हैं तो सीधा गटका जाता है। सीधी पूरी बोतल, आधी बोतल हाँ, पेट में हाँ। ऐसे पी लेते हैं। तो वो पानी पीने का तरीका सबसे ज़्यादा खराब है। एक बहुत पावरफुल सूत्र है वात पित्त कफ को बैलेंस करने का, कि आप जब भी पानी पिएं तो सिप सिप करके पिएं, घूट घूट करके, गट्टागट पानी को नहीं पीना है। अब आप बता रहे थे कि इसके पीछे की साइंस क्या है, तो साइंस ये है इसके पीछे की कि हमारे पेट में क्या है, अम्लता है, यानी कि एसिड है, और हमारे मुंह में क्या है, क्षार है, यानी कि बेसिक है, सलाइवा है। जब हम पानी पीते हैं तो वो सलाइवा पानी में मिलता है और वो पानी पेट में चला जाता है। तो पेट में एसिड था या क्षार था, पानी में सलाइवा मिला, वो सलाइवा मिला हुआ पानी पेट में गया तो बेसिक और एसिड मिलके न्यूट्रल हो गया। 108 बीमारियों से बचने का सबसे सरल सूत्र है ये। अगर हम ये फॉलो करते हैं तो वात पित्त कफ भी बैलेंस होंगे और शरीर में बीमारियां आएंगी ही नहीं। इलाज तो तब कराएंगे जब बीमारी आ रही है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि आप ऐसा आहार विहार दिनचर्या परिचर्या रखो कि आप बीमारी ना पड़ो। सो ट्रू। तो ये छोटे छोटे सूत्र अगर फॉलो कर लिए तो आई थिंक ये बीमारी नहीं पड़ेंगे। सही बात है। और प्रिवेंशन पे एलोपैथी में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। दे डोंट टॉक अबाउट प्रिवेंशन, दे ओनली टॉक अबाउट क्योर। आप खा रहे हो तो आपको कहते हैं कि आप बीमारी में सब कुछ खा लो, आप दवाई भी खा लो, आप बीमारी में सब कुछ खा भी लो। जबकि खाने पीने का बहुत महत्वपूर्ण वर्णन दिया गया है आयुर्वेद के अंदर कि क्या खाना है, किस समय क्या नहीं खाना है। ये उसी प्रकार से है कि आपने ऊपर से नल चला रखा है और नीचे से आप जो है सफाई कर रहे हो, पोछा लगा रहे हो, तो क्या नीचे कभी भी सूखेगा? नहीं सूखेगा। तो आप खाना भी कुछ भी खाए जा रहे हो और आप जो है दवाइयाँ भी खा रहे हो, आप नमक भी भर के खा रहे हो और आप जो है उसकी बीपी की दवाई भी खा रहे हो, आप सोडियम लेवल भी इंक्रीज ले रहे हो और बीपी की दवाई भी पूरी ले रहे हो, आप शुगर की दवाई भी खा रहे हो, लेकिन आप दुनिया भर की चीज़ें वो भी खा रहे हो जिससे शुगर बढ़ रही है। आपका लाइफस्टाइल ऐसा है और आप थायराइड की दवाई भी खा रहे हो कि आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि थायराइड कंट्रोल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा खाना पीना किस प्रकार होना चाहिए, हमारा आहार विहार किस प्रकार होना चाहिए।